स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे थे। बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर हमने इसके पहले ग्वानिडीन के बारे में डिस्कशन करा, विच इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। क्यों वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, इसका रीज़न मैंने आप लोगों को समझाया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पायरिडीन। आज अगर हम पायरिडीन की बात करें, पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन हियर। ये मेरा ट्रिपल बॉन्डेड ये मेरा रिंग होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर रहता है। बच्चों, यू शुड नो, इफ यू विल टॉक अबाउट द पायरिडीन हियर, देन दिस लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड हियर। आज अगर ये वाला लोन पेयर अगर लोकेलाइज्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोकेलाइज्ड? यहां पर ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट शो नहीं करेगा। यहां पर रेजोनेंस कौन करेगा? रेजोनेंस आपका ये वाला पाई बॉन्ड करेगा। रेजोनेंस कौन करेगा? ये वाला पाई बॉन्ड करेगा। रेजोनेंस कौन करेगा? रेजोनेंस ये वाला पाई बॉन्ड करेगा। इस लोन पेयर का रेजोनेंस में कोई रोल नहीं है। अगर तुम्हारे इस लोन पेयर का रेजोनेंस में अगर कोई रोल नहीं है, तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द पायरिडीन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेशन शो नहीं करता, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है और करने के कारण यह बेसिक माना जाएगा। तो यहां पर मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर हम पायरिडीन की बात करें तो पायरिडीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एरोमेटिक होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है। व्हाई इट इज द स्ट्रॉन्गर बेस? बिकॉज योर लोन पेयर डज नॉट शो रेजोनेंस। सिंस योर लोन पेयर डज नॉट शो रेजोनेंस, ये वाला जो लोन पेयर है ना, आज आप डायग्राम से अगर देखेंगे तो एक्चुअली दिस लोन पेयर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू दीज पाई बॉन्ड्स। अगर ये लोन पेयर जिसमें प्रेजेंट है, जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एक्चुअली वो पाई बॉन्ड वाले के परपेंडिकुलर है, तो वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। अगर वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा तो वो लोकेलाइज्ड माना जाएगा। और अगर लोकेलाइज्ड अगर माना जाएगा तो मेरा जो पायरिडीन होता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड बेस, ये मेरा अच्छा बेस माना जाएगा। एक कंपाउंड होता है पाइरोल। आज अगर हम पाइरोल के अगर स्ट्रक्चर को अगर एनालिसिस करें, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल। अगर मैं इस पाइरोल की बात करूं तो यहां पर आज अगर आप देखोगे तो ये जो तुम्हारा पाइरोल का जो लोन पेयर है, ये वाला पाइरोल का लोन पेयर यहां पर क्या करता है? पाइरोल का लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस करता है। अगर पाइरोल का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेशन अगर शो करेगा तो सीधी सी बात है, आज अगर आपके पाइरोल का अगर लोन पेयर अगर रेजोनेंस में अगर पार्ट लेगा तो रेजोनेंस में पार्ट लेने के कारण क्या होगा कि सही सिंपल सा पॉइंट है यहां पर, इफ योर लोन पेयर विल टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, तो यहां पर रेजोनेंस होने के कारण सीधी सी बात है यहां पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। देयरफॉर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अपन देखें, देयरफॉर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर? एट नाइट्रोजन एटम, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम डाउन अगर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसीलिए आज अगर मानकर चलो ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल है, एक्चुअली दैट इज द विद इन अ प्लेन ऑफ द पी ऑर्बिटल विच बेसिकली फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड। तो यहां पर सब आपके एक ही प्लेन में है, तो ये मेरा क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, कंप्लीटली डीलोकेलाइजेशन शो करेगा। कंप्लीटली डीलोकेलाइजेशन जब शो करेगा तो सीधी सी बात है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर कर दिया तो नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर का हो जाएगा। इसकी वजह से ये मेरा आप पुअर बेस माना जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आज अगर मान लो मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं, आपको पता है मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको एक बात बोली थी, क्या कोई भी मॉलिक्यूल बेस कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। अब इलेक्ट्रॉन देगा किसको? H प्लस को। अगर तुम्हारा बेस अगर H प्लस को इलेक्ट्रॉन अगर देगा, तो अगर तुम्हारे बेस ने अगर H प्लस को अगर इलेक्ट्रॉन अगर दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में यहां पर क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन होगा।
और जैसे इलेक्ट्रॉन देने के बाद में अगर कॉन्जुगेट एसिड अगर बनेगा, ये कौन है, ये मेरा बेस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होगा। तो मैंने क्या बोला, कोई भी मॉलिक्यूल, चलो बताओ अच्छा बेस कब माना जाएगा, जब उसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा। अब यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप यहां पर समझोगे तो इट इज इनिशियली एरोमेटिक इन कैरेक्टर and after the reaction nitrogen has become the sp3 hybridized और it is going to convert into the non aromaticity। तो आप खुद सोचो, क्या आपका aromatic species want to non aromatic? No. So your aromatic species want to react H plus? No. Since your aromatic species don't want to react with the H plus, in that condition what will happen? Since it don't want to react with the H plus, so its mean its basic character is down। तो मैंने आपको ये चीज बताई कि ये शुरू में एरोमेटिक होता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा ना, इट विल बिकम द नॉन एरोमेटिक। सिंस इट विल बिकम द नॉन एरोमेटिक, तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा, व्हाट इज दिस, ये मेरा बहुत पुअर बेस होगा। मतलब आज अगर हम लोग यहां पर अगर देखें तो मैंने आपको जो चीज बताई, आज अगर मैं पाइरोल का अगर कंपैरिजन, जैसे अगर ये मेरा पाइरोल है, अगर मैंने पाइरोल का अगर कंपैरिजन किसके साथ करवाया, अगर मैंने पाइरोल का कंपैरिजन अगर पाइरिडीन के साथ अगर करवाया, और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चलो बताओ इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, आज अगर हम इनके ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को अगर कंसीडर करें, तो मैंने आपसे क्या बोला, क्या मेरे पहले वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या दूसरे वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर पहले वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस करेगा और दूसरे वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर, पहले वाले का तो सॉरी रेजोनेंस करेगा, अगर पहले वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस अगर करेगा और दूसरे वाले का लोन पेयर अगर रेजोनेंस नहीं करेगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर होगा, सेकंड में। और अगर सेकंड में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा, तो विच वन विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कंपैरेटिवली पाइरिडीन इज स्ट्रॉन्गर देन द पाइरोल। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल करे हैं बच्चों, उनके हिसाब से अगर हम लोग यहां पर अगर समझें, तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बेसिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, इन दैट कंडीशन यू हैव टू सी विच मॉलिक्यूल इज इजीली एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। If your molecule is easily able to donate the electron pair, in that situation that will be considered as a good base. But if your molecule is not easily able to donate the electron pair, whether condition is anything, whether it is the resonance, whether it is anything else, in that situation the donating tendency decreases and basicity also decreases. So this concept is basically known as the basicity of the species. तो यहाँ पर हमने पाइरोल को भी डिस्कस करा, यहाँ पर हमने पाइरिडीन को भी डिस्कस करा। अब मैं यहां पर एक टॉपिक आपको समझाता हूं। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, और ये वाला एक ऐसा पोर्शन है जो यहां पर आपको एक नया कंसेप्ट सिखाएगा। इस वाले टॉपिक का जो नाम होगा, दैट इज नोन एज द कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, आपको एक चीज समझाता हूं। क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आज अगर मान लो मैं यहां पर एनिलीन की अगर मैं बात करता हूं, तो दिस स्पीशीज इज नोन एज एनिलीन, और अगर मैंने यहां पर एनिलीन के डेरिवेटिव अगर कंसीडर करें, मैं अगर यहां पर एनिलीन का डेरिवेटिव अगर कंसीडर करता हूं, तो यहां पर ये मेरा क्या कहलाएगा, यहां पर मैंने ऑर्थो पर CH3 ग्रुप प्लेस कर दिया। इस मॉलिक्यूल का नाम है एनिलीन और इस मॉलिक्यूल का नाम है ऑर्थोटोलुजीन। आज अगर अपन ऑर्थोटोलुजीन की बात करें और आज अगर अपन एनिलीन की अगर बात करें, और कोई अगर मेरे से ये चीज कहता है कि हमें इनके बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है, आज अगर आप इनके बेसिक स्ट्रेंथ का अगर कंपैरिजन करना चाहते हो, सो हाउ यू विल कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। अब अपन इस चीज को समझते हैं। अगर हम सिस्टम से अगर चलें, सिस्टम से चलने का मतलब है अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से अगर चले, वही चीज हम सोचे जो चीज हम लोगों को समझाई गई है, तो क्या होगा, मेरा CH3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा,
अगर मेरा CH3 इलेक्ट्रॉनों को अगर डोनेट करेगा तो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट द नाइट्रोजन एटम। सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इसने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इंक्रीज होगी, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है, जैसे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डोनेटिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डोनेटिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर हम यहां पर केवल एनिलीन की बात करें तो नो वन इज डोनर हियर। सिंस नो वन इज डोनर, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी कोई इतना इंक्रीज नहीं होगा। तो नियम क्या कहता है, हु शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सेकंड शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बट द व्हाट इज द पॉइंट, रियलिटी इज दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और दिस इज कंपैरेटिवली वीक बेस। क्या होता है सुनना, NH2 के साइज की अगर अपन बात करें तो आज अगर तुम्हारे एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर अगर मान लो कोई बल्की ग्रुप अगर प्लेस है तो आज पता है क्या होगा, अगर मैं यहां पर अगर देखूं तो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर अगर बल्की ग्रुप अगर प्लेस है तो मैं क्या बोल रहा हूं, दिस बल्की CH3, आज अगर अपन देखें दिस बल्की CH3 ये क्या करेगा, विल प्रोटेक्ट, आज जो ये मेरा बल्कि CH3 होगा विल प्रोटेक्ट NH2 ग्रुप, आज जो ये मेरा बल्कि CH3 ये क्या कर लेगा, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेगा। भाई आज अगर अपन NH2 को बात करें, अगर मेरे NH2 पर अगर CH3 अगर उसको क्या कर रहा है, देखो दो चीज होती है, एक चीज होती है किसी को भी प्रोटेक्ट कर लेना, NH2 है ना साइज में इतना बड़ा नहीं है। आज अगर अपन देखें CH3 तो ये मेरा CH3 NH2 को क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा, बिकॉज CH3 इज बल्की है। तो आज दिस बल्की CH3 विल प्रोटेक्ट NH2 ग्रुप, उससे क्या होगा, देयरफॉर व्हेन एवर एनी अटैकिंग स्पीशीज, अगर मानकर चलो इसीलिए अगर कोई भी जो अटैकिंग स्पीशीज है, व्हेन एवर एनी अटैकिंग स्पीशीज विच वन H प्लस वॉन्ट टू अटैक ऑन NH2, अगर मानकर चलो आपका अगर कोई भी अटैकिंग स्पीशीज वॉन्ट टू अटैक ऑन NH2 देन इट कैन नॉट अटैक इजीली, तो ये क्या होगा, ये यहां पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। और आज अगर ये इजीली अगर अटैक नहीं कर पाएगा तो सीधी सी बात है, अगर मेरा प्रोटॉन अगर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर तुम्हारे प्रोटॉन ने अगर इजीली अटैक नहीं करा तो ये अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा, लोन पेयर अगर नहीं दे पाएगा तो बेसिक नेचर डाउन हो जाएगा। तो इसका नाम दिया है SIP इफेक्ट। SIP का मतलब क्या होता है, आज अगर आप SIP का अगर मतलब निकालना चाहते हो तो इसका मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन। आज अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, कि आज अगर आप इसमें प्रोटॉन का अगर अटैक अगर करवाओगे तो प्रोटॉन का अटैक कराने पर आज यहां पर क्या होगा, हिंड्रेंस उसके प्रोटॉन के अटैक को क्या कर रहा है, रोक रहा है। भाई मैंने क्या बोला, मेरे CH3 का साइज बड़ा है, NH2 का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो मेरा CH3 NH2 को क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। इससे क्या होगा, इफ एनीवन वांट टू अटैक ऑन द NH2 इन दैट कंडीशन इट कैन नॉट अटैक इजीली। सिंस इट कैन नॉट अटैक इजीली, तो अटैक नहीं कर पा रहा तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं करा पाएगा तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से, क्राउडिंग की वजह से प्रोटॉन का NH2 पर अटैक करना दिक्कत होना, अटैक करने में दिक्कत होना और नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करने में दिक्कत होना इज नोन एज द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसीलिए अगर आपको कभी भी क्या दे दिया जाए, एनिलीन अगर दे दिया जाए और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर आप कोई भी ग्रुप अगर प्लेस कर देते हैं, अगर कोई बल्की ग्रुप अगर प्लेस कर दोगे तो वो बल्की ग्रुप हमेशा बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। दैट इज द रीजन एनिलीन इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस्ड देन द ऑर्थोटोलुडीन। अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं, देखना। If ortho position of aniline is substituted by bulky group, then basicity of such type of compound lesser than aniline। तो आज अगर आपने एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई भी बल्की ग्रुप अगर प्लेस कर दिया
तो वो क्या करता है, वो हमेशा एनिलीन से लेस बेसिक हो जाएगा या उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी एनिलीन से। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या होता है, अब इसको इन्होंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाया। इन्होंने दूसरे तरीके से क्या समझाया है, इनका ऐसा कहना है कि भाई आपने अगर मान लो एनिलीन ले लिया, आपने इसके ऑर्थो पोजीशन पर मान लो जैसे CH3 ग्रुप प्लेस कर दिया। अब तुमने अगर मान लो जैसे इसकी रिएक्शन H+ के साथ कराई, प्रोटोन, हम मानकर भी चलते हैं कि चलो इसने प्रोटोन के साथ रिएक्शन भी कर ली। अगर इसने प्रोटोन के साथ में अगर रिएक्शन करी तो रिएक्शन करने के बाद में ये जो मेरा कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा, ये वाला जो मेरा कॉन्जुगेट एसिड होगा ना, ये मेरा अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बहुत खतरनाक रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे। अगर इन दोनों में बहुत खतरनाक अगर रिपल्सिव फोर्सेस अगर लगेंगे, तो इन्होंने यही चीज बता रखी, रिपल्सिव फोर्सेस के कारण अगर ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अगर अनस्टेबल अगर बन रहा है, इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर अनस्टेबल बन रहा है, तो इसका मतलब वो मेरा पुअर बेस है। तो अब आप देखना, इन कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, NH3 plus feels repulsive forces with ortho group which decreases stability of species. So basic nature यहां पर क्या होगा, so basic nature of compound also decreases. इन्होंने क्या बोला कि आज अगर आपने कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाया, H+ के साथ अगर रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन करने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, इस ये एसिड का जो NH3+ है, ये हमारे CH3 के साथ क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्सेस को फील करेगा। ये जो हमारी रिपल्सिव फोर्सेस है, ये रिपल्सिव फोर्सेस स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगी, और स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने के कारण ये हमारा पुअर बेस माना जाएगा। इसीलिए आज अगर मान लो आपको अगर ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया जाए, जैसे अगर मानकर चलो हमारे एनिलीन है, एनिलीन के एक जगह पर मैंने CH3 अगर लगा दिया, और एनिलीन के अगले में मैंने मेटा पोजीशन पर अगर CH3 लगाया, और एनिलीन के अगले में अगर मैंने पेरा वाली पोजीशन पर अगर CH3 लगाया, और आज अगर मैंने इनके बेसिक नेचर का अगर कंपैरिजन करा, तो मेरा आपसे क्या कहना है कि आज अगर आपने एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर अगर बल्की ग्रुप अगर लगा दिया, तो ये वाला बल्की जो ग्रुप है, ये वाला बल्की ग्रुप क्या करेगा, आज ये हमारा लीस्ट बेसिक हो जाएगा। और किसकी वजह से ये मेरा लीस्ट बेसिक हो जाएगा, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू SIP इफेक्ट की वजह से। अब बात आती है इसमें और इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, यहां तो सेम है, मेरा CH3+ इफेक्ट को लगाएगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, CH3+ इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। ऐसे केस में अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, तो इस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8n, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8 नाइट्रोजन एटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और उसकी वजह से डोनेटिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होगी और बेसिक नेचर भी ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप लोगों को क्या दे दिया जाए, एनिलीन, और उसके ऑर्थो पोजीशन पर अगर बल्की ग्रुप, देखो आपको मैंने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया था, वो बेंजोइक एसिड पे लगता है ना, वो ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर अगर आपने कोई भी बल्की ग्रुप अगर प्लेस कर दिया, तो दैट बल्की ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस द बेसिक नेचर। व्हाई? बिकॉज दे विल प्रोटेक्ट द NH2 या फॉर्म्ड कॉन्जुगेट एसिड बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द NH3 एंड CH3। दैट इज द रीजन, अगर ये मेरा अनस्टेबल अगर होगा तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही आएगा। मेटा पेरा में तो वही कंसेप्ट लगाना है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। आज अगर हम यहाँ पर देखें, ये मेरा 2 डिग्री का अमाइन है, ये भी मेरे 2 डिग्री का अमाइन है, और ये मेरे 3 डिग्री का अमाइन है। अब अगर अपन इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -I इफेक्ट लगेगा। अगर मेरे ऑक्सीजन का अगर -I इफेक्ट अगर लगेगा, तो ये -I वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की जो अवेलेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी,
अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी अगर डिक्रीज अगर हो गई तो इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होने के साथ साथ में बेसिक नेचर कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर भी कोई ग्रुप नहीं है, तो इसका आंसर अगर देखें सेकेंडरी और टर्शरी में से जनरली सेकेंडरी आगे होता है, तो हमारा बी वाला आगे आ जाएगा, बी के बाद में मेरा सी वाला आएगा और सी के बाद में मेरा ए वाला आएगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीशीज। तो कभी भी अगर आपको बेसिक नेचर को अगर कंपेयर करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप यहां पर बेसिक नेचर को कंपेयर कर सकते हो। अब जैसे अगर अपन इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर अगर अपन देखें तो ये मेरा 1 डिग्री का अमाइन है, यहां पर अगर अपन देखें तो ये भी मेरा 1 डिग्री का अमाइन है, और यहां पर अगर अपन देखें तो ये मेरा 2 डिग्री का अमाइन है। लेकिन इसके अंदर अगर अपन ये चीज अगर समझने की कोशिश करें कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस अगर करेगा तो सिंपल सी बात है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन डिक्रीजेस, और अगर नाइट्रोजन पर अगर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिक्रीजेस तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा। अब ये मेरा सेकेंडरी अमाइन है, ये मेरा प्राइमरी अमाइन है, आंसर क्या आ जाएगा, सी आगे आएगा, सी के बाद ए आ जाएगा और ए के बाद लास्ट में मेरा बी आ जाएगा, क्योंकि बी वाला अकेले का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर क्या था, अकेले का इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस कर रहा था, इसकी वजह से हमारा वो पुअर बेस हो जाएगा। ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, दोनों रेजोनेंस अगर नहीं कर रहे और ये अकेला रेजोनेंस कर रहा है तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन में जा रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस तो बेसिक नेचर भी डिक्रीजेस, तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। आज अगर अपन इस वाले क्वेश्चन को देखो, मैंने आपसे क्या बोला, आपको एक बात पता है, मैंने बोला था कि अगर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के लोन पेयर की अगर हम बात करें तो वो कभी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता। तो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी अगर रेजोनेंस में अगर पार्ट नहीं ले रहा, इसका मतलब तो ये होता है कि ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तीनों ही रेजोनेंस नहीं करेगा, और ये मेटा पर कनेक्टेड है, इनके क्या लगेंगे, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट अगर लगेंगे, NO2 का माइनस आई बहुत पावरफुल होता है, उसके बाद फ्लोरीन का माइनस आई थोड़ा कम होता है, और एमी का तो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ऐसे केस में अगर NO2 का माइनस आई अगर बहुत पावरफुल है, फिर फ्लोरीन का, तो माइनस आई अगर अपन देखें तो माइनस आई किसका होगा, NO2 का ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, और लास्ट में प्लस आई अगर अपन देखें तो प्लस आई आपका एमी शो करेगा। तो सिंपल सा फंडा क्या है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। खींच ये भी रहा है और ये भी रहा है, विड्रो वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ज्यादा विड्रो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डाउन हो जाएगी नाइट्रोजन पर, तो बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद हमारा ए आएगा, और दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। अगेन यहां पर ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन, तो मैंने क्या बोला, एट मेटा पोजीशन वी ओनली फॉलो व्हाट, वी ओनली फॉलो आई इफेक्ट। अगर मैं मेटा वाली पोजीशन पर केवल अगर आई इफेक्ट लगाऊंगा, NH3 प्लस का भयंकर वाला माइनस है, Cl का थोड़ा सा कम माइनस है, CH3 का प्लस आई, और यहां पर हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 होता है। अब मैंने क्या बोला, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, विड्रॉ जितना ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी नाइट्रोजन पर कम होगी, कम अगर होगी तो डोनेट नहीं कर पाएगा, और यहां पर अगर अपन देखें प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉनों को डोनेट अगर करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर अपन देखें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो हमारे बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, सी वाला, सी के बाद कौन होगा, सी के बाद होगा डी वाला, डी के बाद कौन होगा, डी के बाद होगा बी वाला, और बी के बाद में होगा ए वाला। अगर अपन देखें तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीशीज। तो वही हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा वो का वही फंडा अपन यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, उसके भी आप पर आंसर दे रहे हैं। अब आप एक बार इस चीज को देखिए, क्या नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा, हाँ करेगा। क्या नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा, हाँ करेगा।
अगर यहाँ पर अगर अपन देखें ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, अगर ये रेजोनेंस अगर नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे कहाँ पर 8 नाइट्रोजन एटम वो मैक्सिमम होगा, और अगर वो मैक्सिमम अगर हुआ ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अब बात आती है ये भी रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा। अब देखना इसका आंसर कैसे निकालोगे। इसका आंसर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं। अगर कभी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर बेंजीन को अगर कभी ऐसा बोले कि बेंजीन मुझे तेरे साथ रेजोनेंस नहीं करना, अगर कभी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर बेंजीन के साथ अगर ये बोलता है कि बेंजीन मुझे रेजोनेंस नहीं करना, तो बेंजीन का रेस्पॉन्स पता है क्या होगा, मत कर। लेकिन अगर कभी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर ये बोले कि मुझे रेजोनेंस नहीं करना, तो आपको पता है कभी ये लोन पेयर अगर डबल बॉन्ड से ये बोल जाएगा ना कि मुझे रेजोनेंस नहीं करना, तो आपको पता है दोनों डबल बॉन्ड लोन पेयर के पीछे पीछे चले जाएंगे और बोलेंगे नहीं रेजोनेंस कर, रेजोनेंस कर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आज नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण ही, इसके डीलोकेलाइजेशन के कारण ही मेरा मॉलिक्यूल क्या है, मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। यहां पर आज अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस नहीं भी करेगा तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अगर रेजोनेंस करने से मना कर दिया तो आज इसकी एरोमेटिसिटी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। मतलब किस नाइट्रोजन की लोन पेयर, किस नाइट्रोजन के लोन पेयर की रेजोनेंस करने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, इसकी। अगर इसके लोन पेयर की रेजोनेंस करने की टेंडेंसी अगर मैक्सिमम है तो यहां पर ये मेरा पुअर बेस हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और ए आएगा। अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास एक तरीका और है। हमारे पास क्या तरीका है, मैंने क्या बोला, ये मेरा एनिलीन है। आज अगर मुझे ये एनिलीन अगर दिया है, अगर ये मेरा बेस है, तो आप एक काम करो इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो। अगर आपने इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर बना लिया तो जैसे अगर आपने इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाया तो सिंपल सी बात है, और एक बार अगर आप देखोगे तो एक बार आप पाइरोल का कॉन्जुगेट एसिड बना लो। अगर आपने पाइरोल का कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाया तो सिंपल सी बात है, इस पाइरोल का कॉन्जुगेट एसिड आपका ऐसा बनेगा। अगर ये हमारा ऐसा अगर बनेगा तो सुनना, बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन मेरा शुरू में एरोमेटिक है। आज अगर मान लो आपने अगर रिएक्शन कराई, स्टिल इट इज द एरोमेटिक, मेरे बेंजीन की एरोमेटिसिटी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर अपन यहां पर देखें तो ये मेरा शुरू में एरोमेटिक है, और जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई तो इट इज गोइंग टू बिकम द नॉन एरोमेटिक हियर। तो मैं आपसे यूं कहना चाह रहा हूं, चलो बताओ H+ के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी, 100% ऊपर वाले की। क्योंकि आज अगर ये H+ के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। आज अगर ये H+ के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भाई इट इज गोइंग टू बिकम द अनस्टेबल हियर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, किस स्पीशीज की H+ के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। आज अगर हम देखें तो पहले वाले की H+ के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है और दूसरे वाले की कम है। अगर पहले वाले की H+ के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब पहले वाले की बेसिसिटी ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है। मैं बोल ही रहा हूं ना, एनिलीन और यहां पर पाइरोल अगर अपन देखें तो एनिलीन का बेसिक नेचर ज्यादा होगा और पाइरोल का बेसिक नेचर कम होगा। तो अगर आप कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करोगे, ये तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो ही गया, इसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है। वो तो नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो सीधी सी बात है आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, विल बी गुड बेस। ये भी रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा, लेकिन पॉइंट क्या है, किसकी रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इस वाले की। क्योंकि अगर ये रेजोनेंस नहीं करता है तो सीधी सी बात है क्या होगा, इसकी यहां पर एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर ये नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस नहीं करेगा तो बेंजीन विल बी स्टिल एरोमेटिक। या आज अगर हम इनके कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाए, तो आपने अगर कॉन्जुगेट एसिड अगर बना दिए तो ये जो हमारे कॉन्जुगेट एसिड है, दिस कॉन्जुगेट एसिड विल बी द
स्टेबल ऑफ अबव वन वाइल द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द डाउन वन इज अनस्टेबल। इसी की वजह से H प्लस के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, बेसिक नेचर भी इसका ज्यादा होगा। तो कभी भी पायरोल एनिलीन और अगर आप यहाँ पर पायरिडीन की बात करोगे तो इनका बेसिक नेचर आएगा। अब अगर हम अगले सवाल की बात करते हैं, ये मुझे मॉलिक्यूल दे रखे हैं, सबका लोन पे रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहां पर हमें इनके इंपैक्ट को चेक करना है। मेरा NO2 स्ट्रॉन्ग -M को शो करेगा, साइनाइड भी -M को शो करता है, लेकिन इसका -M इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। OMe यहां पर +M इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो NH2 है इसका +M इफेक्ट और भी ज्यादा होगा। तो अगर मेरा NH2 का +M इफेक्ट अगर और ज्यादा होगा तो खतरनाक इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को अगर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो डोनेटिंग कैपेबिलिटी मैक्सिमम। ये खतरनाक इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अगर मिनिमम होगी, डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी। तो बताओ, सबसे ज्यादा डोनेट ये कर रहा है, खतरनाक डेंसिटी बढ़ा रहा है, इजीली डोनेट करेगा, गुड बेस। थोड़ा कम डोनेट कर रहा है, कम खींच रहा है, भयंकर इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है। आज अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ के अगर ऑर्डर की बात करोगे, हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, दैट इज द ऑर्डर ऑफ कैबी हियर। यहां पर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये वाली होगी। अगर अपन यहां पर देखें, मैंने क्या बोला, ऑर्थो पर अगर आपका ग्रुप अगर अटैच्ड है, वो तो वैसे ही आपका SIP की वजह से क्या होगा, लिस्ट बेसिक होगा। आज अगर हम यहां पर देखें तो ये तो मेरा वैसे भी लिस्ट बेसिक होगा ड्यू टू SIP इफेक्ट, क्योंकि SIP क्या करता है, आज अगर आपने इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाया तो रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये मेरा लिस्ट बेसिक है, यहां पर आपका -M इफेक्ट लगेगा पेरा पर, जबकि -I लगेगा। -M वाले भयंकर ज्यादा विड्रॉ करेंगे, I वाले कम करेंगे। कम विड्रॉ करेगा तो इतनी इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम नहीं होगी। तो यहां पर अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ, अगर हम लोग अगर कंपेयर करें बेसिक स्ट्रेंथ, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर अगर देखोगे बी वाले की ज्यादा होगी, बी के बाद में आपका ए वाला आएगा और ए के बाद में आपका सी वाला आएगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड। SIP की वजह से पुअर बेस -M शो करेगा, खतरनाक इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, विड्रॉइंग टेंडेंसी बेसिक कैरेक्टर को डाउन करेगा, जबकि ये आपका सबसे ज्यादा बेस होगा। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, बड़ा प्यारा सा सवाल है, देखना। क्या मेरे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा। क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, 100% करेगा। क्या मेरे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यहां पर भी रेजोनेंस नहीं करेगा। क्या मेरे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस नहीं करेगा। जिसका लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, इसका मतलब ये वाला मेरा वीकेस्ट बेस हो जाएगा, सबसे पुअर बेस हो जाएगा। अब बात आती है इसकी, ये तुम्हारा sp3 है, यहां पर अगर अपन देखें ये नाइट्रोजन sp3 है, जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये नाइट्रोजन आपका sp2 है। मैंने बोला था ना sp2 में sp के s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, s कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी, विड्रॉइंग पावर अगर ज्यादा होगी तो डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी। तो यहां पर ये भी हमारा पुअर बेस है सॉरी। इन दोनों की अगर अपन बात करेंगे तो दोनों मेरे sp3 है, दोनों अगर मेरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो सिंपल सी बात है, सल्फर थोड़ा सा पुअर -I को शो करेगा और ऑक्सीजन थोड़ा सा बड़े -I को शो करेगा ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो यहां पर ये ज्यादा विड्रॉइंग कैरेक्टर को शो करेगा। जब ज्यादा विड्रॉइंग कैरेक्टर को शो करेगा, भाई सुनो, ये तो वीकेस्ट बेस हो गया, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो अवेलेबिलिटी अगर कम है तो पुअर बेस हो गया। ये sp2 की वजह से कम हो गया, तो सबसे पुअर कौन है, सबसे पुअर है बी बी के बाद कौन है, बी के बाद है ए।
अब बात आती है इन दोनों में कौन आएगा। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को शो करता है। अगर ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को अगर शो करता है ना, तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा विड्रॉ करेगा ना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। ये इतना विड्रॉइंग टेंडेंसी को शो नहीं करेगा। ये इतना विड्रॉइंग टेंडेंसी को अगर शो नहीं करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में इतनी डेंसिटी कम नहीं होगी, तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस डी होगा, डी के बाद में हमारा सी होगा, सी के बाद में हमारा ई होगा और ए के बाद में हमारा बी होगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो कभी भी अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ का अगर जस्टिफिकेशन अगर चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, ये मेरा पैरामीटर होता है। वही जो हमने थ्योरी पढ़ी उसी पर बेस्ड यहां पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं।